हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू थ्रिलर मूवी का डिटेल एक्सप्लेन लेकर आई हूँ। आज की मूवी एक मलयालम थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है ईशो। सोनी लिव प्लेटफॉर्म द्वारा पूरे वर्ल्ड में रिलीज हुई इस कहानी को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया है। सभी कलाकारों ने अपने रोल को काफी अच्छे से न्याय दिया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी के शुरुआती सीन्स में हम देखते हैं कि एक माँ और बेटी अपने लाइफ को काफी मजे से गुजार रही है। छोटी लड़की शिवानी और उसकी माँ एनी साउथ इंडिया के गांव में रहते हैं। शिवानी अपने स्कूल की टॉपर और हर एक्टिविटी में हिस्सा लेने वाली एक ब्राइट स्टूडेंट होती है। एक रोज क्वार्टरली असेसमेंट के बीच उनके स्कूल की टीम शिवानी से पूछती है कि बेटा, ऐसी क्या वजह है कि आजकल तुम कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी डाउन हो रहे हैं। घर पर कोई इशू है या तुम्हें कोई लड़का छेड़ रहा है? जो भी बात हो बिना डरे बोल दो, हम उसमें तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। फिर शिवानी बताती है कि स्कूल के एक टीचर विश्वम्भरन सर ने मुझे 3 बार सेक्सुअली अब्यूज किया है। स्कूल छूटने के बाद मुझे जबरदस्ती क्लास में रुका के वो मेरे साथ ये हरकतें करते हैं। इस बात को स्कूल के प्यून रविंद्रन अंकल भी जानते हैं। मैंने ये बात अपने घर पर नहीं बताई क्योंकि मेरे डैडी काम के सिलसिले में दुबई में हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस बात से उन्हें काफी दुख होगा। फिर पुलिस स्कूल में आकर इस बात की इंक्वायरी करने लगती है। प्रिंसिपल अपने स्कूल के रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए पहले तो इस बात को टालते हैं, पर प्यून रविंद्रन से पूछताछ करने पर वो कुछ अलग ही बात सामने लाता है, जिसमें वो शिवानी की मां एनी और विश्वम्भरन सर के नाजायज रिलेशन होने की बात बोलता है। साथ में ये भी बताता है कि शिवानी के डैडी कर्जे की वजह से पिछले 7 सालों से कहीं भाग गए हैं। इसके बाद अपनी गुजारिश के लिए एनी अलग अलग मर्दों के साथ रिलेशन रखकर दिन निकाल रही है। इस बात को एनी झूठा बोलकर मेरे पति के ऊपर कर्जा था, पर दुबई काम करके अच्छे पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो वहां गए हैं। रविंद्रन के आरोप गलत है ये बताती है, पर अगले दिन सब जगह एनी की पर्सनल लाइफ की बातों को मीडिया स्टाइल तड़का लगाकर बताया जाता है। अपनी और बेटी की ऐसी निगेटिव इमेज बनते देख एनी उदास होकर बेटी के साथ सुसाइड कर लेती है। अगले सीन में कुछ साल आगे आकर हम देखते हैं कि एक एटीएम सिक्योरिटी गार्ड पिल्ले अपने पड़ोस वाली लेडी अंजू के साथ वहां के मशहूर लॉयर एडवोकेट सेबेस्टियन के ऑफिस जाते हैं। वहां जाकर वो जेवियर के किसी मामले में सच का साथ देते हुए कोर्ट में गवाही दे देगा ऐसा बोलता है। वकील उसे अपने परिवार और एज के बारे में सोचने को बोलता है, पर वो अपने जमीर के खिलाफ जाने से मना कर देता है। फिर वकील उसे कल 11 बजे कोर्ट आने को बोलकर जाने को बोलते हैं और अपना ध्यान रखने के लिए भी वार्निंग दे देते हैं। साइकिल से घर जाते वक्त पिल्ले को एक ट्रक उड़ाने की कोशिश करता है, पर एक ब्लैक एम्बेसडर कार बीच में आकर उस ट्रक को रोक देती है। पिल्ले एक गरीब पर ईमानदार आदमी होता है। अपने काम को लेकर वो काफी डिसिप्लिन भी होता है। पिल्ले को गवाही देने से रोक न सकने के कारण उसे मारने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वकील पुलिस भी शामिल होते हैं। इन शॉर्ट ये सब पैसों का खेल होता है। पहले पिल्ले के नाइट रिलीवर जमाल को उस दिन रात के ड्यूटी पर जाने से दारू और पैसों का लालच देकर रोक लेते हैं। फिर वहां रात में जाकर कोई खूनी पिल्ले को मारेगा और इसके बाद एक ट्रक उस एटीएम में घुसा के इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस भी इस घटना को एक्सीडेंट का करार देकर वैसे ही रिपोर्ट बनाएंगे। ऐसा सब प्लान फिक्स हो जाता है, पर उस टाइम वहां एक दाढ़ी वाले आदमी की बड़ी वैन बंद हो जाती है। वो पिल्ले से गैरेज के बारे में भी पूछता है। पिल्ले यहाँ से कुछ दूरी पर एक मैकेनिक होने के बारे में बताता है, पर वहां पैदल जाना मुश्किल है ये भी बोलता है। कुछ देर वहां बैठकर किसी गाड़ी का इंतजार करने की सोचकर वो आदमी वहीं रुक जाता है। बातों बातों में वो अपना नाम ईशो होने के बारे में बताता है। वो पिल्ले से अपने वैन को धक्का मारने को भी बोलता है, पर उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। पिल्ले को उसकी पड़ोसी अंजू वीडियो कॉल करके उसके बेटियों को बात करने देती है। पिल्ले की छोटी बेटी गूंगी होती है, जिसे इशारों में पिल्ले मेरा रिलीवर जमाल बीमार होने की वजह से आज नहीं आ पाया और मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी,
ऐसा उसे बोलकर मैं कल घर आ जाऊंगा, तुम सो जाओ, ऐसा बोलता है। कुछ वक्त बाद अंजू को उसके बॉस का फोन आता है, जो इसे पिल्ले को चौकन्ना रहने के बारे में वार्निंग करने के लिए बोलता है। अंजू भी उनको आज वो डबल ड्यूटी कर रहे हैं ऐसा बताती है, जो बात बॉस को खटकती है और वो उसे वापस पिल्ले को फोन करके अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। अंजू उसके बॉस के बोलने के मुताबिक पिल्ले के घर उसकी बेटियां अकेले होने के कारण रात बिताने जाने लगती है। तभी उसे वहां दो लोग घर की ओर देखते हुए दिखते हैं। उन्हें पूछने पर वो कुछ बहाना बना के वहां से चले जाते हैं। फिर अंजू पिल्ले को फोन करके उन्हें अलर्ट रहने को बताकर मैं आज आपके घर रुकूंगी ये बताती है, जिस वजह से पिल्ले भी रिलैक्स होता है। वो अंजू को थोड़े थोड़े समय बाद मैसेज करके वो ठीक होने के बारे में बताएगा ऐसा भी वो बोलता है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है, जिसमें से एक ड्रिंक किया हुआ आदमी उतरकर एटीएम में जाने लगता है। दरअसल उसे पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा होता है और कैश न होने के कारण फाइन भरने के लिए वो एटीएम आकर कैश निकालने जाता है। सीसीटीवी बंद होने पर ऑर्डर्स के मुताबिक पिल्ले उसकी फोटो खींचने के बारे में उसे बोलता है, पर वो आदमी उसे रूडली मना कर देता है। जब पिल्ले ऑर्डर्स के बारे में पुलिस को बताता है तब वो भी उस आदमी को फोटो देने के लिए बोलते हैं। फिर वो सब निकल जाते हैं। इस सब दरमियान ईशो गायब रहता है। जब वो वहां आता है तब पिल्ले उसे अभी एक पुलिस की गाड़ी यहां आई थी और वो आपकी मदद कर देते इस बारे में उसे बताते हैं। तब ईशो मैं फ्रेश होने गया था ये कारण देता है। कुछ वक्त बाद अंजू का मैसेज पिल्ले को आता है, जिस पर वो कॉल करके अंजू को बताता है कि मैं ठीक हूँ और अभी मेरे साथ एक ईशो नाम का आदमी भी है। ये नाम अंजू को कुछ सुना सुना लगता है। वो पिल्ले को उस आदमी की फोटो खींचने को बोलती है। पिल्ले चुपके से उसकी फोटो क्लिक करके अंजू को भेजता है। तभी ईशो को भी उसके फोन पर जेवियर की कॉल आती है, जिसे वो अभी काम नहीं हुआ, मैं काम हो जाने पर सामने से कॉल करूंगा ऐसा बताता है। इसी बीच उस एटीएम में से पैसे निकालने एक यंग कपल आता है। ऑर्डर्स के मुताबिक पिल्ले उनकी फोटो क्लिक करने जाता है, पर वो लड़का पिल्ले को धक्का देने लगता है। इसी बीच ईशो आता है और उसकी खबर लेता है, जिसके बाद वो लड़का शांत होकर अपनी फोटो देकर वहां से अपने फ्रेंड के साथ निकल जाता है। बातों के दौरान ईशो पिल्ले को बोलता है, तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो। इस पर शुरुआत में पिल्ले मना कर देता है, पर बताओ बातों को शेयर करने से मन हल्का होता है ऐसा बोलता है। तो पिल्ले बताता है कि मैं जेवियर नाम के आदमी के यहाँ काम करता था। एक दिन काम के पैसे लेकर दूसरे आदमी के बदले में उसके ही घर चला गया। वहां जाने पर मुझे कुछ बच्चियों की रोने की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांकने पर वो वहां दो लड़कियों के साथ गलत हरकतें कर रहा है ऐसा मुझे दिखा। मुझे वहां जेवियर ने देख लिया। उसने मुझे अंदर बुलाकर इस बात के बारे में कहीं न बोलने के बारे में कुछ पैसे देकर धमकाया। जान बचाने के लिए मैंने डर कर वहां से पैसे लेकर निकलना ठीक समझा, पर कुछ दिन बाद उन लड़कियों ने सुसाइड किया। ये न्यूज़ देखने के बाद मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने के बारे में सोचा। शुरुआत में मुझे धमकियां मिली, पर अब मैं बिना कुछ सोचे सच का साथ देने वाला हूं। कल मेरा केस है और मेरी जान को भी खतरा है, इस वजह से मैं थोड़ा नर्वस हूं ऐसा वो बताता है। इसके बाद ईशो भी अपने एक दोस्त शिवा के परिवार के साथ घटी एक वारदात बताता है, जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद वहां कुछ लोग आते हैं और एक लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। ये वही लड़की होती है जो कुछ वक्त पहले अपने दोस्त के साथ कैश निकालने के लिए आई थी। पिल्ले उसके घर वालों को मामला क्या है इस बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि वो घर से भाग गई है। उसके बाद पिल्ले उन्हें वो इस साइड गए हैं ऐसा बताता है। पिल्ले जाते वक्त उन लोगों को उस लड़के के बाइक का नंबर देता है, जिसके जरिए उनकी कुछ हेल्प हो जाए। कुछ वक्त बाद ईशो अपने वैन से खाने पीने की चीजें लाता है। इसी बीच अपने पास वाली एक गन बाहर निकालकर ईशो हवा में एक राउंड फायर करता है, जिस वजह से डर कर पिल्ले बोलता है कि सिर्फ मैं खाना खाऊंगा, ड्यूटी पर हूँ, ड्रिंक करना मना है। मैं काफी सीधा साधा और उसूलों को मानने वाला आदमी हूँ। इसके बाद वहां से एक ट्रक गुजर रहा होता है। उसे पिल्ले आवाज देकर तुरंत रुकवाता है और ईशो को उसमें से अगले नाके तक जाने को बताता है। शुरुआत में इस बात से ईशो मना कर देता है, पर पिल्ले के लाख फोर्स करने के बाद वो मान जाता है।
दरअसल ईशो के पास गन देखकर पिल्ले को वो कहीं मेरा गेम ना कर दे यही डर सता रहा होता है, जिस वजह से वो ईशो को भगा देता है। कुछ वक्त बाद पिल्ले रिलैक्स होकर बाहर बैठा होता है कि तभी वहां पुलिस की पेट्रोलिंग जीप आती है। वो पिल्ले से खड़ी वैन के बारे में पूछते तब वो एक ईशो नाम के आदमी की है और वो यहाँ कुछ घंटों पहले बंद पड़ गई थी और इसका मालिक अब अगले चौक में मैकेनिक के पास गया है ऐसा बताता है। फिर वो थोड़ा आराम करने की सोचकर एटीएम में लेट जाता है। तब उसे वापस ईशो की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे को देखने पर वो वही बैठा होता है। पिल्ले वापस से टेंशन में चला जाता है। तुम वापस कैसे आए ये पूछने पर ईशो बताता है कि वो ट्रक से गांजा स्मगलिंग किया जा रहा था। मैं इसमें फंस न जाऊं इसीलिए मैंने तुरंत उससे बाहर निकलना ठीक समझा। पिल्ले उसे पूछता है तुमको कैसे पता कि उसमें ड्रग्स थे। इस पर हंस के ईशो बोलता है तुमको लगता होगा उतना भी मैं सीधा आदमी नहीं हूं। ये डायलॉग सुनने के बाद तो पिल्ले पसीने पसीने हो जाता है और अब इसके साथ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। ये सोचकर वो उसको तुम्हारी वैन हम फिर से स्टार्ट करके देखे क्या इस बारे में पूछता है। ईशो भी मुंडी हिलाकर चलो बोलता है। वैन में जाते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो ट्राई कर ही रहे होते हैं कि तब बात नहीं बनती। इसी बीच वहां से पुलिस की जीप गुजरती है। पिल्ले जोर से आवाज देता है पर बारिश की वजह से आवाज पहुंच नहीं पाती। पिल्ले वैन से उतरकर उस जीप के पीछे भागता है पर फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। मुड़कर वो वैन को देखता है और अंदर बैठा ईशो उसे यमराज जैसा दिखने लगता है। इसी बीच वैन में रखे उसके मोबाइल पर अंजू का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि ईशो पैरोल पे छूटा एक खतरनाक अपराधी है। वो वहां किस वजह से रुका है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप उससे थोड़े बच के ही रहिए। ये मैसेज वहां बैठा ईशो देख लेता है और उसे डिलीट कर देता है। फिर वो फोन को पिल्ले को लौटा देता है। पिल्ले फोन को चेक करता है तब उसे अंजू का कोई मैसेज डिलीट किया हुआ दिखता है। वो एटीएम में जाकर अंजू को कॉल करता है तब वो उसे बताती है कि ईशो पैरोल पे छूटा एक खतरनाक अपराधी है। वो वहां किस वजह से रुका है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप उससे थोड़े बच के रहिए। इतने में ईशो वहां आकर पिल्ले के पास आकर किसे कॉल रहे थे बताओ ऐसे धमकाने लगता है और बातों बातों में उसे पकड़ लेता है। फिर सीधे अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि उस एटीएम में ट्रक आकर घुस जाता है। मौके पे पुलिस आकर इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट बनाती है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक एटीएम में घुस गया जिसमें एटीएम अटेंडेंट की मौत हुई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईशो और पिल्ले कहीं बैठकर इसी न्यूज को टीवी पर सुबह देख रहे होते हैं और साथ में चाय भी पी रहे होते हैं। बातों के दौरान ईशो बताता है कि मेरे दोस्त शिवा की स्टोरी मैंने तुम्हें कल बताई थी, क्या वो तुम्हें याद है? वो शिवा की नहीं बल्कि मेरी ही स्टोरी थी। मेरे फैमिली से काफी प्यार करता था मैं। आर्थिक परिस्थितियों के कारण मैं दुबई जॉब करने चला गया और यहाँ ये सब हो गया। यहाँ आने पर मुझे सभी ने मेरी बीवी गलत ही थी यही बताया, पर एक बुजुर्ग पड़ोसी अंकल ने बताया कि तुम्हारी वाइफ एकदम अच्छी इंसान थी। जो दिखाया जा रहा है वो एकदम गलत है। स्कूल का वो सर ही गलत है। उसने इसके पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें की थी पर स्कूल मैनेजमेंट ने उसे बचा लिया। इसके बाद मैंने भी इंक्वायरी करके उस पियून से सच उगलवा लिया और उसे फांसी देकर मार दिया। उस सर को तो मैंने आग के झटके देकर बहुत बेरहमी से मार डाला। फिर मुझे अरेस्ट हुई। जेल में रहकर मैं छोटी लड़कियों के साथ ऐसी गंदी हरकतों के बारे में न्यूज पढ़ा करता था। पैरोल पे बाहर आने के बाद मैं उस जुल्म करने वाले को मारता था और अगर कोई गवाह बयान बदल दे तो उसे भी सजा देता था। एक रोज जेल में मैंने जेवियर को एक कैदी से तुम्हारे इस केस के बारे में सुना। वो लोग तुम्हें ही मारने के बारे में बोल रहे थे। मैंने न्यूज पढ़कर पूरी कहानी जान ली थी। कल भी तुम्हें एक ट्रक उड़ाने आया था, तब एक ब्लैक कार से मैंने ही तुम्हें बचाया था। फिर कल बातों बातों में मैंने तुम्हें जेवियर को कॉल करके 10 लाख रुपए की डिमांड करने के लिए भी पूछा था, याद आया? वो मैंने तुम्हारा इरादा जानने के लिए पूछने को बोला था पर तुमने वैसे करने से मना करके साबित किया कि तुम उन लड़कियों को सच में न्याय देना चाहते हो। फिर वो दोनों रेडी होकर कोर्ट में जाने निकलते हैं। रास्ते में ईशो बताता है कि कल मैंने मेरे जेल में साथ वाले कैदी को उस वैन में ही मार कर रखा था। वैन बंद होने का नाटक करके मैं वहां रुका था। मौका देखकर मैंने तुम्हें बेहोश किया और तुम्हारे कपड़े उसके बॉडी को पहना दिए। सबको लग रहा होगा कि तुम मर गए पर आज
कोर्ट में तुम्हें देखकर वो लोग खून के आंसू रोएंगे। इसके बाद पिल्ले को सही सलामत कोर्ट छोड़कर ईशो चला जाता है। कोर्ट में पिल्ले के बयान के आधार पर जेवियर को कड़ी सजा होती है और इसी नोट पर कहानी का दी एंड होता है। दोस्तों, ये कहानी काफी स्लो पर इंटरेस्टिंग है। स्टोरी में एक्शन की भरमार होने के कारण हम बोर नहीं होते हैं। फिल्म को अगर आप चाहे तो एक बार जरूर देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मुझे आपका सपोर्ट दर्शाएं। अगर आपकी कोई मूवी रिक्वेस्ट हो तो वो मुझ तक कमेंट से इंस्टा पे मैसेज करके बताएं। चलिए अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। गुड बाय।